हेलो तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से अपन ने छोड़ा था। अपन ने छोड़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। सेल के स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला अपना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा अपना होता है साइटोप्लाज्म, तीसरा अपना होता है न्यूक्लियस। ओके, जो सेल होती है उसके आउटर कवरिंग जो होती है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, और बीच में जो जिसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और अपनी ये जो है आउटर कवरिंग बनाती है सेल की। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड नेचर का होता है और वो सेल के अंदर बीचों बीच प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है वो अपना है साइटोप्लाज्म। और सेल के बीचों बीच जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्फेरिकल शेप का होता है, बेसिकली दैट इज अपना न्यूक्लियस। ओके, तो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे कि स्ट्रक्चर तीन टाइप के हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड अपना न्यूक्लियस। अब अपन पहले वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, दैट इज अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका बेसिक फंक्शन जो है वो अपना होता है जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे इनर एनवायरनमेंट, सेल की इनर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट आउट करना या सेपरेट आउट करना। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करना, प्रोटेक्ट करना, ये ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन होता है ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनको अंदर आने देता है सेल के, क्योंकि बाउंड्री बना रहा है। इस सेल के अंदर किसी भी चीज को आने की जरूरत होगी तो वो बेसिकली किसका दरवाजा खटखटाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ करेगा कोई भी चीज को अंदर से बाहर आने के लिए और बाहर से अंदर जाने के लिए। ओके, तो अब मैं अंडरलाइन करती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल। ठीक है, ये सेपरेट करती है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करने का काम किसका है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अपनी लिविंग होती है, वो अपनी थिन होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, इसके अलावा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर से बाहर आने देगी और बाहर से अंदर जाने देगी। ठीक है, जो सेल के काम का नहीं है उसको ही बाहर जाने देगी, बट जो सेल के काम का है उसको बाहर नहीं जाने देगी सेल की। ठीक है, तो मतलब है सेलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने दे सकती है और सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने दे सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीजें जो है सेल के अंदर आने देंगे, नहीं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की रिक्वायरमेंट्स देखती है, उसके बेसिस पे ही किसी भी चीज को अंदर आने का अलाउंस देती है। ठीक है, सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपनी फ्लेक्सिबल होती है और किसकी बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। अब दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है बेसिक है इसके अंदर, अपने हैं लिपिड और एक अपना है प्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है, इसके अलावा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम है लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, अब लोग फंक्शन पे आ जाते हैं कि सेल का फंक्शन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल। सेल के अंदर आने का परमिशन देती है और सेल से बाहर जाने का परमिशन देती है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल जो सेल के काम के नहीं है उसको अंदर आने से प्रिवेंट करेगी, मतलब उसको अंदर आने नहीं देगी। और जो मटेरियल सेल के बहुत काम के है उनको बाहर नहीं भेजना है, ऐसे मटेरियल को वो सिर्फ अंदर ही रखेगी, बाहर नहीं जाने देगी। ओके, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें ये जो नेट जैसा स्ट्रक्चर देख रहा है ये अपना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ये दूसरे वाले पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये न्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछ रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहेगा अंदर जाके पूछेगा सेल से कि आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर सेल को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ही ये न्यूट्रिएंट को अंदर जाने देगा। अगर सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की तो ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी चीज को अंदर आने से रोकता है या फिर कोई भी चीज को अंदर जाने के लिए प्रिवेंट परमिट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेल के दो बेसिक फंक्शंस के ऊपर। एक अपना है डिफ्यूजन, एक है अपना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों सिमिलर जैसे ही हैं, बट इसके अंदर
छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग है, बाकी ये दोनों है सेम। तो इसको पढ़ने से पहले अपन समझ लेते हैं एक टर्म दैट इज अपना कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अपन समझ लेते हैं कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन के अंदर दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक अपना होता है हाई कंसंट्रेशन, दूसरा अपना होता है लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है जहाँ पे कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन, मतलब उसका अबंडेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जहाँ पे उन्हीं मॉलिक्यूल्स का या फिर उन्हीं मटेरियल्स का अबंडेंस बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम पाई जा रही है, तो उनको अपन बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मूव करेगी ना तो वो करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी यही होता है, कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है तो उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। बट इन दोनों में अंतर है। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। बट अपना ऑस्मोसिस है वो अपना ओनली लिक्विड का हो। ठीक है, डिफ्यूजन के अंदर बेसिकली अपन को कोई भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। बट अपनी ऑस्मोसिस जो है उसके लिए अपन को एक मेम्ब्रेन की जरूरत होगी जिसके थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपना मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगी। ठीक है, आगे आपको बात समझ में कि क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के अंदर। ऑस्मोसिस बेसिकली अपनी सेल करती है, डिफ्यूजन जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल के थ्रू भी हो सकते हैं, अपने लिक्विड मॉलिक्यूल के थ्रू भी हो सकते हैं और अपने सॉलिड मॉलिक्यूल के थ्रू भी हो सकता है। मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल भी पास आउट हो सकता है, लिक्विड मॉलिक्यूल भी पास आउट हो सकता है और गैसियस मॉलिक्यूल भी पास आउट हो सकता है। बट अपना जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल ही मूव करेगा, ना सॉलिड मूव नहीं कर सकता ना ही गैस मूव कर सकता। ठीक है, तो अब अपन सेल के बारे में अपन ये देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर अपन शुगर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो सेल के साथ क्या होगा। तो पहला अपन सॉल्यूशन लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो से ही वर्ड समझ में आ रहा होगा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अपन को एक चीज और समझ में आनी चाहिए, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ये एक वाइसा वर्सा एक रिलेशन होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम होती है वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे समझ में आ गया कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है कम और वाटर की कंसंट्रेशन है ज्यादा। तो सेल के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, बाहर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है कम और सेल के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो है ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था ज्यादा वाली चीज से अपनी कम वाली चीज पे मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा, कहाँ पे, सेल के अंदर। तो अपने जो है सॉल्ट कहाँ से कहाँ मूव होगा, अपना सॉल्ट मूव होगा सेल से अपनी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही जब अपनी सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है, मतलब वाटर जो है वो डाइल्यूटेड ज्यादा है और सेल के अंदर डाइल्यूशन क्या है, बहुत कम। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर कम है और अपनी जो अपना जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है। तो अपना जो है वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आप ही बताइए। जो वाटर है वो अपना मूव करेगा ज्यादा से कम, तो ज्यादा कहाँ पे है, ज्यादा अपना है सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन अपना कहाँ मूव कर जाएगा, सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ क्या चीज मूव होने वाली है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी जो सॉल्ट है वो अपनी सेल से मूव करना स्टार्ट होगी, कहाँ पे आएगी, सॉल्यूशन के अंदर। और अपना वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन से स्टार्ट होंगे करना और कहाँ पे आ जाएंगी, सेल के अंदर। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो सॉल्यूशन है हाइपर, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन है किस चीज का, सॉल्ट का। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, अपने सॉल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है ज्यादा, तो अपने सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसा होगा, कम। तो अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, अब अपनी मूवमेंट होगी सॉल्यूशन से अपने सेल के अंदर। ठीक है, अब सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेल अपने सॉल्यूशन के अंदर कम। और अगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम तो अपनी जो सेल है उसके अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगी, ज्यादा। तो अब जो है वो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, अब की बार मूवमेंट होगा अपना सेल से अपनी सॉल्यूशन के अंदर। किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, ये सेल से वाटर के अंदर अपने वाटर मॉलिक्यूल्स का। क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा थी, इस वजह से सॉल्ट जो थे वो अपने सॉल्यूशन से कहाँ पे आ गए थे, सेल के अंदर
और अपनी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो कम है। इस वजह से जो सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ से सेल के अंदर से उठ के कहाँ पे आ गए थे, सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर कम है, तो सॉल्यूशन का जो वाटर के मॉलिक्यूल जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कहाँ से सेल आएंगे, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से आएंगे, सेल के अंदर से आएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और कहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स की पूरी करेंगे। ओके, तो वैसा वर्षा था। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आप कंफ्यूज मत होना, हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम, और अपन जो है वो कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हाइपो मींस कम, और जो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो कम कंसंट्रेशन वाली चीज जो है वो कहाँ पे है, सॉल्यूशन के, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम कहाँ है, अपने सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक में इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है। अपना हाइपरटोनिक के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। हाइपर वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्ट का कहाँ पे है, सॉल्यूशन के अंदर। तीसरा अपन पॉइंट पे आ जाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है अपना ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्ट के अंदर जितना कंसंट्रेशन, सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, उतना ही कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, अपना सॉल्यूशन के अंदर होगा सॉल्ट। ठीक है, तो दोनों के अंदर बराबर है तो मूवमेंट होगी ही। ठीक है, ना ही सॉल्ट की मूवमेंट होगी ना ही वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, वाटर और सॉल्ट अपनी अपनी जगह पे रहेंगी, क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आ जाते हैं नीचे सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल क्या होती है? बेसिकली सेल वॉल जो होती है वो अपनी प्लांट सेल्स के अंदर भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने अंदर तो क्या होता है ना, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? सेल वॉल का मेन फंक्शन है कि प्रोटेक्शन करना। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। बहुत रेजिड होती है सेल वॉल। ठीक है, अपन को सेल वॉल की जरूरत इस वजह से नहीं होती, अपन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। ये जो सेल वॉल है बेसिकली अपने किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं जानता है, तो प्लांट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल की जरूरत होती है। ठीक है, सेल वॉल इतनी रिजिड होती है, मतलब इतनी ज्यादा सख्त होती है कि आप इसको तोड़ेंगे ना तो भी डिग्रेड नहीं होगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ होती है, इस वजह से ये प्रोटेक्शन करने का काम करेगी सेल। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है उसके हाथ पाँव तो होते नहीं है कि वो जो है बारिश के अंदर अपने आप को छुपा ले, किसी घर के अंदर जाके नहीं छुपा सकता, ना ही आंधी के अंदर जो है वो अपने आप को भगा सकता, अपने आप को छुपा सकता, नहीं छुपा सकता है ना प्लांट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट ने अपने आप ही सेल वॉल बनाई इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो सेल वॉल जानते हैं क्या होता है। ठीक, तब मैं अंडरलाइन करती हूँ और आप देखना कि सेल वॉल है क्या। बेसिकली जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। ये जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपन ने पढ़ा था उसके आउटर कवरिंग बनाई। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्ट कर ही रही थी, सेपरेट आउट कर ही रही थी, बट एक और एडिशनल कवरिंग आ गई अपनी, कौन सी? सेल है। किसके अंदर? ओनली प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, और ओनली किसके अंदर पाई जाएगी? सेल, प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, रिजिड होती है। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या पढ़ी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी कैसी थी? थिन थी। सेल वॉल अपनी कैसी है? थिक है। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो लिविंग, बट ये अपनी सेल वॉल जो है वो कैसी है? नॉन लिविंग। ठीक है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? इलास्टिक है, डेलिकेट है, फ्लेक्सिबल, बट यहाँ पे ऐसी नहीं है। ठीक है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, थिक होती है, स्टिफ होती है। ठीक, इसके अलावा जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज के मिलके बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की मिलके बनी हुई होती है, जो कि परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की मिलके बनी हुई है। और वहां पे अपन कैसे बोलते थे? सेमी परमिएबल, मींस कुछ कुछ मटेरियल को ही अंदर बाहर जाने देती है, बट यहाँ के जो सेल वॉल के पोर्स जो है वो इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से जो सेल वॉल है कोई भी चीज को अंदर बाहर आने देगी। ठीक है, क्योंकि उसके पोर्स ही बहुत बड़े। बट अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पोर्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ठीक है, बट सेल वॉल के पोर्स इतने बड़े होते हैं कि कोई भी चीज को अंदर आने देगी, कोई भी चीज को बाहर जाने। ठीक है, उसके बाद में रोकेगा कौन? अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जबकि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी, सेल वॉल थी अपनी सेल्यूलोज की, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो अपनी लिपिड और प्रोटीन के मिलकर बनी। ठीक है, सेल्यूलोज होता क्या है आगे का? सेल्यूलोज एक काइंड का कार्बोहाइड्रेट होता है
ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट। ठीक, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? अपना सेल्यूलोज की वजह से ही सेल वॉल बनी है, और सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या है? अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट्स को। ठीक, अब इसके बेसिक फंक्शंस पे आ जाते हैं अपन, इसके सेल वॉल के फंक्शंस पे। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका होता है प्रोटेक्ट करना सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दो बेसिक फंक्शन हो गए। पहला अपना कौन सा? प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, दूसरा अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये जो सेल वॉल जो होती है वो अपनी रिजिड होती है। ठीक है, शेप प्रोवाइड करती है, अपने प्लांट सेल्स को शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। ठीक है, ये रिजिड होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी जो प्लांट सेल्स है उनको बचाए रखती है। जैसे कि बाहर बहुत तेज आंधी आ गई, या फिर बारिश आ गई, या तूफान आ गया, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि प्लांट जो है वैसे की वैसे ही खड़े हैं, मतलब उनको कोई हार्म नहीं हुआ है। ठीक है, वो किस वजह से हुआ है? इस वजह से, क्योंकि ये जो सेल है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी जो सेल है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो प्लांट्स की सेल है उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल ये जो सेल वॉल है वो अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल। ठीक है, अब मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको सेल वॉल के बारे में। सेल जो है वो अपने प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाने वाली है पहले तो। दूसरी चीज, जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है। इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है। ये परमिएबल होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी कैसी? सेमी परमिएबल। बट ये जो सेल वॉल है वो अपनी कैसी है? परमिएबल है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल के अंदर पोर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिसके वजह से हर किसी मटेरियल को ये अंदर आने देगा। ठीक है, ये जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। सेल्यूलोज अपना कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को। ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी प्लांट सेल्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखता है। किस वजह से? सेल्यूलोज की वजह से। ठीक है, ये जो अपना सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। ठीक है, इसके अलावा नॉन लिविंग होती है। ये ध्यान रखना, सेल वॉल नॉन लिविंग है, बट अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो लिविंग। ठीक, सेल वॉल जो है वो ड्राई होती है। ठीक है, और प्लांट्स की शेप को प्लांट्स की जो सेल है उसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एक लास्ट फंक्शन इनका क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ठीक, अब अपन ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये जो है अपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ देखिए, ये जो बाउंड्री है वो अपनी सेल वॉल की बाउंड्री। ठीक है, अब अपन इसके एक दो फिनोमिना पे चलते हैं। पहला अपना फिनोमिना है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है अपन देखते हैं, अंडरलाइन करती हूँ, आप देखते जाना। लिविंग प्लांट सेल्स लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is a shrinkage or contraction of content of cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर, जैसे कि ऑस्मोसिस का अपन ने पढ़ा था कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उसको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लेके आने का काम कौन कर रहा था? ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस में वाटर कंटेंट जो है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर कंटेंट है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल तो वैसे की वैसे ही रहेगी, क्योंकि वो ठीक है, फ्लेक्सिबल तो है नहीं, तो इस वजह से अपनी जगह से तो हिलेगी नहीं सेल वॉल। बट अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सारा पानी जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और अपनी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारा गैप आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या है? सेल वॉल जो है वैसी की वैसी ही शेप में रहती है। जब सेल के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, सेल के अंदर का जब वाटर कंटेंट बाहर चला जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सेपरेट आउट हो जाएगी। अपनी जो सेल वॉल है, जैसे कि देखिए ये समझ लीजिए, ये अपनी है सेल वॉल, ये है अपनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर वाला जो है वो है अपना वाटर कंटेंट सेल का। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? बाहर अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो जा रहा है बाहर। ठीक है, तो अपनी क्या होगी? सेल वॉल जो है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से अलग होनी स्टार्ट होगी और श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गई है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं बचा। ठीक है, सारा पानी चला गया है बाहर। तो अब ये जो सेल वॉल है
अपनी एज इट इज पोजीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो थी वो थिक थी, रिजिड थी, अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकती, फ्लेक्सिबल तो है नहीं। इस वजह से जो इन दोनों के बीच में जो जगह आ जाती है, इसी पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए आपको बता रहा है, देखो ये जो है एक ओरिजिनल सेल की पोजीशन है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो आउटर कवरिंग बता रही है अपनी सेल वॉल की, और अंदर बीच में प्रेजेंट है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे देखिए वाटर कंटेंट जो है, ग्रीन ग्रीन मटेरियल, देखिए जो वाटर कंटेंट है वो ग्रीन ग्रीन समझ लीजिए। ये ग्रीन ग्रीन मटेरियल जो है वाटर कंटेंट है वो चला गया है बाहर, वो हो गया है कम। ठीक है, वाटर कंटेंट सेल के अंदर कम हो गया है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के पास से श्रिंक आउट हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा अच्छे से। ये देखिए ये थी अपनी सेल वॉल, ठीक है, और ये थी अपनी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये देखिए कितनी सेपरेट आउट हो गई है एक दूसरे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से क्या चला गया है? पानी बाहर चला गया है। इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गई है? सेल वॉल से सेपरेट आउट होके श्रिंक हो गई है, और इन दोनों के बीच में आ गया है थोड़ा सा स्पेस। किसके बीच में? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस बेसिकली अपने सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगा, स्फेरिकल इन नेचर होगा। इसके अलावा जो सेल न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए और अपना क्रोमेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ, आप देखना क्या क्या चीजें काम की है। न्यूक्लियस जो है वो ऑब्वियस ऑर्गेनेली होती है यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने शुरुआत में ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में आपको डिफरेंस बताया था। यूकैरियोट का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। इस वजह से जो डीएनए मटेरियल था वो इधर उधर घूम रहा था सेल के अंदर। बट अपने जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर डीएनए मटेरियल जो है एक जगह कैद है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, ऑल यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियस। सारे यूकैरियोट्स जो हैं उनके पास में न्यूक्लियस होगा, और प्रोकैरियोट्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है वो एक टिपिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? सेल के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस जो है सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप से ये क्या होगी? सराउंडेड होगी। जैसे कि सेल है वो किससे सराउंडेड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। वैसे ही अपनी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड होती है। इस न्यूक्लियर एनवेलप को अपन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है अपनी डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर पे प्रेजेंट होती है, तो दो मेम्ब्रेन की मिलकर अपनी एक न्यूक्लियर एनवेलप बनता है। ठीक है, अपनी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन है ना, उन दोनों के ये जैसे कि आप समझ लीजिए ये अपना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो गैप है इस गैप को अपन क्या बोल देंगे? पोर बोल। ठीक, अब अपन आ जाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का बेसिक फंक्शन क्या है। न्यूक्लियर एनवेलप भी अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही थोड़ा बहुत काम करेगा। ये अपना क्या काम करता है? ये अपना काम करेगा अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल को अंदर आने देगा न्यूक्लियस के, और जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल है उसको बाहर जाने देगा साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन? न्यूक्लियर एनवेलप। ये बेसिक है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है? ये अपना कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज अपना डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब अपनी पुरानी जेनेटिक रिलेशन के बारे में बताती है कि अपन किसके बच्चे हैं, अपने माँ बाप कौन है, उनके भी माँ बाप कौन है, मतलब पूरी पेडिग्री को बताने का काम कौन करेगा? अपना डीएनए करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है, दैट इज अपना न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये है अपना सेल। ठीक है, पूरा सेल है। सेल के अंदर अपना क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी आप देख रहे होंगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, दैट इज अपना न्यूक्लियस ही बता दिया। जो न्यूक्लियस यहाँ पे अपन ने निकाला था ना ये वाला, इसी न्यूक्लियस को बड़ा करके इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस की कवरिंग जो आपको दिख रही है ना, ये दैट इज द न्यूक्लियस की कवरिंग। ये कहती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर आपको देखो एक स्फेरिकल एक छोटा सा गोला और दिख रहा हो,
ये खुद न्यूक्लियस जो स्फेरिकल है, उसके अंदर एक और स्फेरिकल गोल गोल जैसी चीज दिख रही होगी, दैट इज अपना क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर अपने क्या प्रेजेंट है, डीएनए। ये आपको दिख रहे हैं ना, क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर, कैच जैसे दो अलग अलग ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, दैट इज अपने क्या है, डीएनए या फिर क्रोमेटिन मटेरियल भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब आपको देखो ये दिख रहे होंगे, ये जो छोटे से पोर से दिख रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर, दैट इज अपने हैं न्यूक्लियस के पोर्स, न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या प्रेजेंट होता है अपने न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस है वो अपनी यूकैरियोट्स की बेसिक स्ट्रक्चर है, जो यूकैरियोट्स, हर यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस जो है वो टिपिकली स्फेरिकल इन नेचर होता है, ये सेंटर में फाउंड होता है। इसकी न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, दो मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस है वो डीएनए मटेरियल जो है उसको कंटेन करता है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कंटेन करता है, दैट इज अपना राइबोसोम, जो कौन बनाता है, अपने देखो मैं अंडरलाइन करती हूँ, न्यूक्लियस जो है वो अपनी क्या बनाती है, सब यूनिट्स बनाती है राइबोसोम, जो कि बना के कहाँ पे डाल देती है, अपनी न्यूक्लियस के अंदर, और फिर न्यूक्लियस से जो राइबोसोम्स है वो कहाँ जाते हैं, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये जो है राइबोसोम्स का किस तरीके से हुआ है फॉर्मेशन। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन जो है वो अपना न्यूक्लियोलस कर रहा है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करने के बाद में उसको कहाँ भेज देगा, न्यूक्लियस के अंदर भेज देगा। ठीक है, आगे आपको समझ में बात, न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा टिपिकली स्फेरिकल इन नेचर होता है, सेंटर में बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो है वो मटेरियल को अलाउ करती है साइटोप्लाज्म से अंदर आने के लिए, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए, और डीएनए कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाते हैं, राइबोसोम्स बनने के बाद में न्यूक्लियोलस से वो बाहर आके किस में आ जाते हैं, न्यूक्लियस में आ जाते हैं, और न्यूक्लियस से फिर वो कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की थोड़ी और बेसिक जानकारी जानते हैं इस पैरा के अंदर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होता है, जो वो पोर्स क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए ये जो है मतलब बाहर से साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए ट्रांसफर एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, कौन, पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस जो है क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, जो कि किस शेप के दिखते हैं, रॉड शेप के दिखते हैं। और ये रॉड शेप के कब दिखाई देंगे, ओनली तभी दिखाई देंगे जब अपनी सेल डिवीजन स्टार्ट हो। ठीक है, सेल जब है डिवाइड होने के लिए जाएगा तभी जो क्रोमोसोम है वो रॉड शेप के दिखेंगे, नहीं तो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड होगी तभी ये रॉड जैसे, वो कैची जैसे स्ट्रक्चर दिखाए थे ना, वही उसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे जब डिवाइड होने जा रहे हैं, नहीं तो धागे जैसे नीचे नीचे बढ़। ठीक है, क्रोमोसोम होता क्या है बेसिकली, जो डीएनए है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये क्रोमोसोम बनता कैसे है। ठीक, ये देखिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये से बना हुआ है, ये अपना क्या है, ये क्रोमोसोम, ये बना कैसे, देखिए क्या होता है ना कि डीएनए है। ठीक है, ये अपना डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, ये डीएनए क्या होता है, आपस में ये डीएनए इतना बड़ा होता है कि ये जो है इसको कंटेन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो डीएनए कंटेंट जो है, डीएनए का जो थ्रेड है वो आपस में उलझता जाता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने, डीएनए ने। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है जब डिवीजन होगा उस टाइम पे क्या कर लेंगे, ये और ज्यादा कंडेंस होंगे, और ज्यादा आपस में उलझेंगे और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। कैची जैसी स्ट्रक्चर जो बनाई थी अपन ने, ये इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और डीएनए अलग अलग है, नहीं। डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जो एक ही स्ट्रक्चर है, बस डीएनए जो है ज्यादा खुला हुआ है और क्रोमेटिन क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर। डीएनए ही आपस में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और क्या बना लेंगे, क्रोमेटिन बना लेंगे, और क्रोमेटिन जो है आपस में और समझेंगे और क्या बना लेंगे, कंडेंस होकर अपना बना लेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, दैट इज अपना डीएनए, दैट इज अपना क्रोमेटिन, दैट इज अपना क्रोमोसोम। ठीक, तीनों स्ट्रक्चर है ही एक जैसे, बट
दो सबको दिखने में अलग है पर है एक ही, ठीक है। आपस में ज्यादा उलझ गए तो क्या बन गया, क्रोमोसोम थोड़े कम उलझे तो क्रोमेटिन, और बिल्कुल खुला हुआ है तो डीएनए, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है ये पैरा कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम जो है वो क्या कंटेन करता है, इनहेरिटेंस के जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाले जितने भी अपने जीन्स है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, डीएनए का फुल फॉर्म अपना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो है पेरेंट्स से अपने चाइल्ड के अंदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। ठीक, ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, क्रोम के स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफर होने वाला है। डीएनए एज इट इज नहीं जाए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं जाने वाला है, कंडेंस होके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। उस जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जाता है, ठीक। तो अब दूसरी चीज अपन देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए का बना हुआ है। इसके अलावा डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो जो डीएनए है वो आपस में उलझ कैसे रहा है, प्रोटीन के थ्रू। प्रोटीन आता है और उसके आसपास जो है वो डीएनए क्या है, रैप्ड आउट हो जाता है और उलझ जाता है, ठीक है। और क्या स्ट्रक्चर बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्या कंटेन करेगा, अपने जीन्स वगैरह है वो कंटेन करने का काम कौन करता है, अपना डीएनए करता है। और डीएनए जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा, ठीक है। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल देखिए वही चीज लिख रखी है जो मैंने आपको बताई थी, सेम वही चीज इन दोनों पैरा के अंदर यही चीज बता रखी है कि डीएनए से अपना क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से अपना क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम तभी बनेगा जब सेल डिवाइड होगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफर होना होगा किसी भी डीएनए को, तो उस टाइम पे जो है वो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही क्रोमोसोम जो है पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग मतलब अपनी चाइल्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया क्रोमोसोम का। क्रोमेटिन मटेरियल देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रखा है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। दैट इज अपना डीएनए है, मीन्स ये अपना है डीएनए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दैट इज अपना क्या है, डीएनए, ठीक। अब ये जो है प्रोटीन्स आ गए कुछ, ये प्रोटीन्स है, ये आपको बॉल जैसे बॉल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, दैट इज अपने क्या है, प्रोटीन्स, ठीक। और ये प्रोटीन्स के अंदर आपस में उलझ उलझ के उलझ 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 के क्या बना लिया, क्रोमेटीन बना दिया है, ठीक है। क्या बना लिया है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये क्या चीज है, क्रोमेटीन। अब यही जो क्रोमेटीन है ना, ये आपस में और उलझेंगे और कंडेंस होंगे और क्या बना लेंगे, अपने अपने बना लेंगे क्रोमोसोम्स। ये है अपना क्रोमोसोम्स। अब यही चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए, ये जो है न्यूक्लियस दिखा रखा है, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री इन्होंने क्या बता रखी है, दैट इज अपनी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल प्रेजेंट है इसको इन्होंने नाम दे दिया है क्रोमेटिन, ठीक है। इन्होंने बताया भी है कि क्रोमेटिन बना कैसे, ठीक। अब रोल ऑफ न्यूक्लियस पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस का रोल क्या है। तो न्यूक्लियस जो है मेनली सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर काम आता है, ठीक है। इसका बहुत मेन रोल जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर काम आता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो है अपना डीएनए कंटेंट या फिर क्रोमोसोम को भेजना, ये इसका दूसरा फंक्शन है। इसके अलावा इसका तीसरा फंक्शन ये है, ये जो है सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है, और न्यूक्लियस, ठीक। कैरियोट सेल्स के अंदर जो है मैंने बताया गया था कि न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इस वजह से जो क्रोमेटिन मटेरियल या फिर अपना डीएनए भी बोल सकते हैं या फिर अपने क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, ये चीज जो सेल के अंदर है एज इट इज की पड़ी रहती है, कोई न्यूक्लियस नहीं है तो ऐसे ही स्कैटर्ड रहेगी पूरे सेल के अंदर। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है, ये अपनी क्या है, सेल है। सेल के अंदर ये देखो, ये जो डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर बता रखे हैं ना, पैचेस जैसे, दैट इज अपना क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। डीएनए है ये अपना, न्यूक्लियस तो है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो, तो इस वजह से सेल के अंदर ही ये आपस में ऐसे बिखरा हुआ रहता है, तो क्या, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, अंदर जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड जैसा मटेरियल है, दैट इज अपना है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये अपनी देखो ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर ये जो दिख रहा है ना फ्लूइड जैसे स्ट्रक्चर, दैट इज अपना है साइटोप्लाज्म। बीच में देखिए यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे भी दिखा है इसमें, ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है दैट इज अपना साइटोप्लाज्म।
फ्लूइड जैसा, और बीच में ये जो छोटी सी ये देखो इन्होंने डॉट जैसे स्ट्रक्चर बना रखा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये अपने क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बात समझ में। साइटोप्लाज्म के रोल पे अपन आते हैं। तो साइटोप्लाज्म का रोल जो है अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।